मोदी सरकार ने अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया। लोगों को उम्मीद थी कि भाई बजट लोक लुभावन होगा, टैक्स स्लैब में उन्हें कुछ राहत मिलेगी। जैसा कि विपक्ष में जब अरुण जेटली हुआ करते थे तो कहा करते थे कि स्लैब बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिडिल क्लास के हाथ में मायूसी नजर आई। चुपके से सेस बढ़ाकर आपकी जेब पर और बोझ डाल दिया गया। हालांकि 2014 में बीजेपी ने ही ये दावा किया था कि 5 लाख से कम आय वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। वहीं किसान और गांव के लिए सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार सभी तबकों के लिए इस बजट को अहम बता रही है। जेटली के बजट पिटारे में गांव और गरीबों के लिए कई सारी योजनाएं, लेकिन शहरी मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोग इस पहेली में उलझे हैं कि चुनावी बजट में उनके हिस्से आया तो क्या। लोक लुभावन है और उसके बाद भी कई चीज़ों की कमी है, जैसे इनकम टैक्स में किसी तरीके का स्लैब में बदलाव नहीं किया। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जिसके कारण हमारे टीवी मोबाइल सेट महंगे हो गए। सारी योजनाएं मध्यम वर्ग से वसूलना टैक्स के माध्यम से 3 लाख तक का 2.5 लाख तक का इन्होंने जो है 5% का स्लैब रखा, उसको बढ़ाया जा सकता था। अभी प्रेजेंट टाइम जो जरूरतें चाहिए हमें वो हमारी पूरी नहीं हो रही हैं। सबसे पहले इन्होंने जो ये टीवी पर बताया है कि टीवी के मरीजों को 500 रुपए मिलेंगे प्रति माह, ये बहुत अच्छी सराहनीय कदम है अगर इसे किया जाए। आखिरी बजट से मिडिल क्लास को राहत की उम्मीद थी, लेकिन इस बजट में उन्हें मायूसी हाथ लगी। बजट में आयकर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान किया गया है। हालांकि पीएम मोदी की नजर में ये बजट हर तबके के लिए बेहतर है। ये बजट न्यू इंडिया की नींव को सशक्त करने वाला बजट है। उधर एक्सपर्ट्स की माने तो सरकार ने एक हाथ से कुछ दिया है तो दूसरे हाथ से उसे वापस भी ले लिया। स्वास्थ्य और शिक्षा सेस 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। इसके अलावा 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। इसके साथ ही 1 लाख रुपए से ज्यादा के निवेश पर 10% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड की कमाई पर 10% टैक्स देना होगा। मिडिल क्लास मायूस है, जिसे भांपते हुए विपक्षी दल आक्रामक हैं और बजट को निराशाजनक बता रहे हैं। किसान पूरी तरह से लामबंद होकर इनके खिलाफ हैं। जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से पहले नतीजा लोकसभा का आया, 2 आज लोकसभा के नतीजे आ रहे हैं। जगह जगह विधानसभाओं में जो उपचुनाव हो रहे हैं इनके खिलाफ ही जा रहे हैं। उसको जानते हुए इन्होंने ये कदम उठाया किसानों को एमएसपी में कुछ राहत देने के लिए। अरुण जेटली ने बजट भाषण की शुरुआत ग्रामीण सेक्टर को तोहफों के साथ की। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने का लक्ष्य रखा है। अनाज की लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की बात कही गई है। किसानों के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ का फंड बनाने की बात कही गई है। 2022 तक हर गरीब को घर देने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालकों और मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ज्यादा सुविधा मिलेगी। चुनावी साल में जेटली की मुट्ठी उस लिहाज से नहीं खुली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। देखना यह है कि इस बजट के सहारे मोदी मैजिक की चमक कितनी कायम रह पाती है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और जानकार इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री अमिताभ कुंडू साहब हैं, हमारे साथ कृषि मामलों के जानकार अशोक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता श्याम जाजू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जाजू जी, अगर बाजार की बात करें तो बाजार ने तो इस बजट को हाथों हाथ लिया हो ऐसा लगता नहीं। सेंसेक्स भी नेगेटिव ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। आम आदमी को बड़ी राहत थी कि आखिरी बजट है मोदी सरकार का, चुनावों से पहले तो कुछ राहत मिडिल क्लास को मिलेगी, लेकिन मिडिल क्लास को आपने कुछ दिया नहीं। एक हाथ दिया तो दूसरे से ले भी लिया। जहां तक बजट की बात है, इस बार के बजट ने देश के सब फैक्टर्स को प्रभावित किया है और खुश किया है। देश की विकास की रफ्तार गए 3-3.5 साल से जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, इस बजट ने उस पर और एक ठप्पा लगा दिया। और देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सबको जो एक गरीब तबका है जिसके लिए बजट में स्ट्रेटेजी कुछ बनती है, पॉलिसी जो बनती है उसका विकास पर असर होता है, इस प्रकार के सब लोगों को इस बजट ने बहुत अच्छा प्रभावित किया है। जहां तक रहा मिडिल क्लास का सवाल, मिडिल क्लास का जहां तक सवाल है तो मैं बता सकता हूं आपका कि देश का पर कैपिटा इनकम यूपी के टाइम जो 94,000 था वो आज 1,04,000 पर कैपिटा इनकम है। ये इनकम ग्रुप में आने वाले सब लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं।
ये मिडिल क्लास को डोमेस्टिक इंटरनल फ्लाइट बीजेपी कहती थी कि टैक्स स्लैब जो है 5 लाख फ्लाइट बढ़ती करने की बात करती थी, लेकिन आज तो टैक्स स्लैब को 5 लाख करना तो दूर, थोड़ा सा बढ़ा भी नहीं रही है। ऐसा क्या हो गया सत्ता में आते के साथ? सैलरीड लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर उनको इसमें सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस खींच लिया, पहली बार ट्रांसपोर्ट अलाउंस मेडिकल अलाउंस खींच लिया और स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, यानी कि एक हाथ से ले लिए पैसे, दूसरे से दे दिए। सवाल केवल मिडिल क्लास का नहीं है, देश के सभी वर्गों को अच्छी तरह से इस विकास की रफ्तार में लाने का काम इस बजट ने किया है। जो 1200 हेल्थ के वेलनेस सेंटर बनने हैं, जिसके लिए फंडों का प्रावधान किया है, इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है? जी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। लेकिन कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब आपसे तलाशने की कोशिश करेंगे श्याम जाजू साहब, लेकिन इस बीच अमिताभ कुंडू साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, खासकर एक वेलफेयर स्टेट में जिस तरीके की उम्मीद बजट से की जाती है, क्या इस बार के बजट में वो झलक दिखती है, खासकर हेल्थ सेक्टर के मोर्चे पर? देखिए, हेल्थ सेक्टर में मैं समझता हूं कि एक तो कंसेशन दिया कि एक्सपेंडिचर जो है उसमें आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा। ये सही है कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में कोई खास कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन ये सही है कि जो 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका वो स्टेट फॉर कुछ तो फायदा। लेकिन आपने मेडिकल रिइंबर्समेंट और जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो तो ले लिया, बढ़ा दिया, ठीक है, से बढ़ा दिया, तो सब कुछ मिला के क्या मिल रहा है? कि थोड़ा बहुत फायदा है, लेकिन ये सही है कि ये बजट जो है ये निश्चित रूप से प्रो पोर है, और मैं समझता हूँ कि ये जो इवन लोअर मिडिल क्लास में जो इनकम टैक्स देने की कैपेसिटी है वो एग्जैक्टली एड्रेस नहीं किया गया। ये शिकायत तो रहेगी, और हमारे यहाँ बहुत मिडिल क्लास बहुत लेकिन प्रो पुअर है, क्या ये भी अच्छी बात माना जाए इसको? मुझे निश्चित रूप से लगता है इसकी जरूरत थी, इसकी बहुत ही जरूरत थी, और रूरल डेवलपमेंट पर जो एम्फेसिस है ये निश्चित रूप से अच्छी बात है। और इनकम अगर एग्रीकल्चर में तो डबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर डाइवर्सिफिकेशन करके, सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन करके अगर हो रहा है, अगर एम्फेसिस है एनिमल हस्बेंड्री पर, एम्फेसिस है एग्रो प्रोसेसिंग पर, उससे निश्चित रूप से इनकम बढ़ सकता है, और मुझे दुगना होना बहुत मुश्किल। अशोक ठाकुर साहब, ये जो 2022 तक किसान की आय दुगनी होगी, इसका सीधा सीधा तरीका क्या आप भी इसी रास्ते को मानते हैं कि आप जैविक खेती की तरफ आगे बढ़िए, अगर आप केवल खेती तक केंद्रित मत रहिए, कुछ और जो रोजगार के उपाय हो सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़िए और लागत को कम कीजिए, और उसी दिशा में ये बजट आगे बढ़ रहा है? मैं समझता हूँ ये आज़ाद भारत के इतिहास में किसानों के लिए सबसे ऐतिहासिक बजट है। कैसे? वैसे तो पिछले 1 वर्ष से सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था, और एमएसपी से ऊपर बोनस के साथ पल्सीज जो पिछले साल में 2 मिलियन टन जो प्रिक्वायरमेंट किया है, उसके लिए जो है एमएसपी से लगभग 500-600 रुपये प्लस करके बोनस दिया था जी, और वो लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा बैठता था। चने की जो खरीद थी उसमें तो लगभग दुगना का रेट था, 3500 एमएसपी थी, तो रेट जो है लोगों को 6000 तक किसानों को मिला था। अब ये सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इसमें जो है उन्होंने इंक्लूड करके एक बहुत बड़ा फैसला किया है। और मैं आपको बताऊं, अभी इस वर्ष जो है पहले कभी भी 2500 करोड़ से ऊपर प्रोक्योरमेंट का बजट नेफेड का नहीं गया था जी। इस बार सरकार ने इसको लगभग 15000 करोड़ के स्लैब में ले गई है। तो मैं समझता हूँ एक साथ लगभग 12 गुना के करीब बढ़ जाना ये सरकार की मंशा को जाहिर करता है कि किसानों के प्रति वो कमिटेड है। और एक जो सबसे बड़ी इस बजट में प्रावधान किया है, जो मैं लगातार पीछे बताता आ रहा था और मांग करता आ रहा था, कि देश को एग्रीकल्चर मार्केटिंग की लगभग 45,000 की जरूरत है जी, और देश के अंदर अभी एग्जिस्टिंग में 7,700 थी जी। तो 22,000 एग्रीकल्चर मार्केट नई डेवलप करने का जो सरकार का फैसला है, ये किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन। लेकिन श्याम जाजू साहब, हर खेत को पानी मिलेगा, इसका जिक्र इस बजट में उतनी व्यापकता से नजर नहीं आता जितनी उम्मीद की जा रही है। नमामि गंगे आपकी महत्वाकांक्षी योजना, बहुत ज्यादा व्यापकता इस बजट भाषण में नजर नहीं आती। स्मार्ट सिटी की बात तो आप 2014 से कर रहे हैं, इस बजट में सिर्फ ये बताया कि हमने 99 शहरों का चयन कर लिया है। शिक्षा के क्षेत्र पर बहुत ज्यादा फोकस नजर नहीं आता, कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंभीरता नजर नहीं आती। ये वो मुद्दे हैं जिनकी बात तो आप बहुत करते थे, लेकिन इस बजट से वो कहीं ना कहीं गायब दिखे। श्याम जाजू साहब, मुझे लगता है कि कोई भी बजट का आकलन और मूल्यांकन करते समय रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए जी। अगर ये स्मार्ट सिटी की बात करी, बाकी सब बातें करी, तो लोग कहेंगे रूरल में आपने अन्याय किया। एग्रीकल्चर की बात की तो आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास मायूस हो रहा है। सरकार को समाज के सब वर्गों को साथ में ले जाना, और मोदी सरकार का तो सबका साथ सबका विकास का मंत्र है।
ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है, जिन जिन राज्यों में इरिगेटेड एग्रीकल्चर एरिया बढ़ा है उसमें सब बीजेपी रूल स्टेट्स का आपको उल्लेख करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार की मूवमेंट जो चलाई है वो इरिगेशन बढ़ने के कारण ही। अगर सब कुछ महाराष्ट्र में इतना अच्छा है तो फिर किसानों की सुसाइड के आंकड़े जो हैं कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं उसको। श्याम जाजू, बहरहाल आज बजट का दिन है तो उसी पर चर्चा करें। हमारे साथ श्याम जाजू के साथ साथ हमारे साथ मुकेश नायक भी इस वक्त कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। मुकेश नायक जी, अभी हम बजट पर चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे ही पैनल से ये बात निकल कर आई कि ये प्रो पुअर और प्रो फार्मर बजट है। क्या कांग्रेस इसे उसी चश्मे से देखेगी या बतौर विपक्ष सिर्फ कमियां नजर आ रही हैं? मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार की दो संस्थाएं, एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एक एग्रीकल्चर आयोग, एक जो कृषि आयोग है, इसने गेहूं की जो उत्पादन लागत है एफसीआई ने 2050 रुपए तय करके सरकार को दी, कृषि आयोग ने 2300 रुपए तय करके दी, और इन्होंने जो समर्थन मूल्य अभी घोषित किया है वो उसमें कितना कंट्राडिक्शन है। इन्होंने कहा है, स्वामीनाथन की जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा था कि उत्पादन लागत का 50% ये मिलाकर किसानों को देंगे। नायक साहब, कब आई थी वो रिपोर्ट? में बात आई तो सरकार मुकर गई, तो सरकार ने कहा कि हम उत्पादन लागत। नायक साहब, वो रिपोर्ट कब आई थी, कौन सत्ता में था? इन सवालों के जवाब भी आपको तलाशने होंगे फिर ईमानदारी से। अभी बीजेपी बिल्कुल तलाशने होंगे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो समर्थन मूल्य किसानों का तय किया है ये बिल्कुल छलावा है। अशोक ठाकुर जी भी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, इन्होंने अपने भाषण में कहा हर खेत को पानी ये देंगे। जी अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जहां तक समर्थन मूल्य की बात है, अगर हम इसी वर्ष के आंकड़े देखेंगे तो लगभग पल्सीज, सभी पल्सीज और मूंगफली को लेकर सभी पर बोनस दिया है, लेकिन एमएसपी से भी ऊपर दिया। दाल तक सीमित नहीं है। नहीं, जो सरकार केवल दलहन तक मामला सीमित नहीं है ना। गेहूं की भी बात कीजिए, आप धान की भी बात कीजिए, आप बाकी तमाम कृषि उत्पादों की भी बात कीजिए। अभी दलहन तक शुरुआत हुई थी और हमारे देश के किसानों ने दलहन का उत्पादन 7 मिलियन टन बढ़ाकर जो उसको आत्मनिर्भर बनाया है। ठीक है, अब उसी से सरकार ने प्रेरित होकर सभी प्रोडक्ट को उस दायरे में लिया है, क्योंकि शुरुआत तो एक दिशा से होती है। लेकिन आज भी हजारों टन जो है क्विंटल आलू जो है, आलू का किसान जो है वो रोता है सड़क पर, अपना आलू जो है वो खराब कर देता है। आलू के चिप्स बनाने की फैक्ट्री के सपने दिखाए जाते हैं, स्टोरेज पूरा प्रॉपर नहीं मिल पाता। उसमें देखिए आप, आलू और प्याज के लिए 500 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है और 1400 करोड़ एग्री प्रोसेसिंग में उसी। मुकेश नायक साहब सर्वे की रिपोर्ट क्या विपक्ष में रहकर को 25 मुकेश नायक साहब, क्या विपक्ष में रहकर आप इस बात को ईमानदारी से कह सकते हैं कि हाँ साहब 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का अगर ऐलान कर रहे हैं वित्त मंत्री तो ये अच्छी योजना है, हम इसकी सराहना करते हैं? क्या हम इस तरीके के विपक्ष की उम्मीद करें? मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अमेरिका में 1 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा होता है और जो सबसे बड़ा है दुनिया में अमेरिका, उसको 1 मिनट मुझे कंप्लीट तो करिए, आप बीच में ही बोलने लगते। जी 1 करोड़ लोगों का जो स्वास्थ्य बीमा अमेरिका मैनेज नहीं कर पाता है, इन्होंने 10 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। मुझे ये बताएं कि 50 करोड़ लोगों की कवरेज का तो मुकेश नायक साहब ये कह रहे हैं कि बीमा नहीं होना चाहिए इस देश में गरीबों का। वहां वो रिसोर्स क्या नायक साहब, देश के गरीबों का स्वास्थ्य बीमा नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? ये कह रहा हूं कि यहाँ से राशि कहाँ से, भुगतान कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा? ये सिर्फ एक जुमला तो साबित नहीं हो जाएगा। आप कह रहे हैं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य बीमा के जो क्लेम होंगे उसकी राशि कहां से आएगी? बजट दस्तावेज में पूरी जानकारी होती है, वो तो बजट दस्तावेज में पूरी जानकारी होती है। अमिताभ कुंडू साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस 5 लाख का जो कवरेज है 50 करोड़ के हाउस होल्ड्स के लिए, इस पर मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। वो ये है कि आप 50 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करें या 80 करोड़ का करें, 5 लाख दें या 10 लाख दें, सवाल उठता है आपने कितना पैसा डाला हुआ है। और जहां तक मेरी जो आंकड़े आए हैं वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सिर्फ 2000 करोड़ दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गरीबों की जो रिक्वायरमेंट है वो आउटडोर मेडिकल फैसिलिटीज की है और ऑन एन एवरेज 12 से 14 हजार रुपए खर्चा होता है, ये एनएसएस का आंकड़े कहते हैं। क्या अगर आप एक घर को अगर आप 5 लाख देते हैं तो 500 घरों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप इंश्योरेंस के थ्रू कर रहे हैं। श्याम जाजू साहब, अस्पताल ऐसे लोगों अगर 2000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन है तो इससे बड़ा मजाक और क्या कर रहे हैं आप? यानी सिर्फ आप एक बार फिर से जुमले की बात कर रहे हैं। देश की सरकार ने
देश की सरकार ने पहली बार इतनी एम्बिशियस महत्वाकांक्षी योजना गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए दी है। उसके लिए फंड्स का प्रावधान किया है, 2000 करोड़ परिवारों को उसमें सम्मिलित किया है। नहीं, सम्मिलित करने वाले परिवारों के लिए फंड कहां से लाएंगे, ये पूछा जा रहा है। मिलने वाला है। हमने पहली बार लोगों को 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा देकर पूरे देश में बताया कि कांग्रेस के जमाने में 2-3% तक लोग केवल इंश्योरेंस से लाभान्वित होते थे। हमारे नौकरियां देने की बात की गई है, लेकिन जमीन पर पिंक स्लिप भी नजर आती है। जी अच्छी योजनाओं का स्वागत करने की तो अच्छी बातें करना और अच्छी बातों को एग्जीक्यूट करने के लिए फंड जुटाना, यही सवाल था श्याम जाजू जी। बात हम सबको अच्छी लगी है। चलिए माफ कीजिए श्याम जाजू जी, आपको रोक रहे हैं, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।